रोहित अभी अभी ही अपनी इधर एमबीए कंप्लीट करके चंडीगढ़ से दिल्ली आया था। उसकी फैमिली इतनी रिच तो नहीं थी क्योंकि उसके जो दादाजी थे वो इधर ट्रक चलाया करते थे और किसी तरीके से मेहनत मशक्क़त करके उन्होंने अपने परिवार को पाला था। ऑल्दो उसके जो फादर थे उन्होंने यही सोचा कि रोहित जो है वो हमारी तरीके से इस ट्रक के बिज़नेस में नहीं जाएगा और जितनी अच्छी ये पढ़ाई करना चाहे ये करे। तो रोहित ने अपनी एमबीए कंप्लीट करी और वो दिल्ली आ गया। कभी भी रोहित के साथ बचपन में कोई हादसा नहीं हुआ, कोई अजीबोगरीब किस्सा नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ ना उसको बहुत खटकती थी। वो ये थी कि जब भी वो अपने दादाजी के साथ में एक रास्ते से गुज़रता था, एक रोड से गुज़रता था, तो उसके दादाजी जो थे ना वो बहुत ज़्यादा घबरा जाया करते थे। अब 5-6 साल का रोहित, जिसको इन सब चीज़ों की कोई समझ नहीं थी, वो कई बार पूछता कि आखिर दिक्कत क्या है? हम इस रास्ते से हर रोज़ गुज़रते हैं, लेकिन वो साइड वाली जो रोड, लेफ्ट हैंड साइड से जो रोड जा रही है, आप उसे देखते हुए डर क्यों जाते हैं? दादाजी कोई इस बात का साफ जवाब नहीं देते थे, बस ये कहते थे कि वहाँ पे गुंडे बदमाश रहते हैं और इसी के चलते हम उस रोड को यूज़ नहीं करते। वो रोड देखने में तो नॉर्मल थी, लेकिन उसके एंट्री पॉइंट पे और उसके एग्ज़िट पॉइंट पे एक लोहे का दरवाज़ा लगा हुआ था, जिसके चलते कोई भी व्हीकल और कोई भी इंसान यहाँ से गुज़र ना सके। आखिर रीज़न क्या था उस चीज़ का, ये किसी को नहीं पता। देखने में तो वो रोड बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, लेकिन जब उस रोड का इतिहास रोहित को पता लगा ना, तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये कहानी सच्ची है या बनावटी। क्योंकि इस कहानी के अंदर जो हादसा उसके दादाजी के साथ हुआ था, उनके हिसाब से तो वो सच था, लेकिन रोहित के हिसाब से आज भी ये एक मजाक है। कहते हैं ना, जिसने पैरानॉर्मल एक्टिविटी को एक्सपीरियंस किया है सिर्फ वही सच जानता है। खैर, मैं फिर भी आपको बताता हूँ कि कहानी है क्या। डेट है 24 अगस्त 2020। रोहित ने अपनी एमबीए कंप्लीट करी और वो दिल्ली आ गया। दिल्ली आकर के वो सारी यादें जो उसके बचपन की थी वो धुंधली हो चुकी थी। सिर्फ रह गई थी तो वो रोड। वो आज भी अपने दादाजी से पूछता कि आखिर उस रोड का राज क्या है और आप आखिर ट्रक क्यों चलाते हैं। अब हमें ट्रक चलाने की ज़रूरत नहीं है और पापा ने भी काफ़ी अच्छा काम अपना बना लिया है, आप ट्रक मत चलाया कीजिए। लेकिन वो कहते थे नहीं बेटा, मैं सिर्फ ट्रक ही चलाऊंगा। वो अपने फादर से भी पूछता उस रोड के बारे में, तो फादर भी ये बात बोलते कि जब बड़े बुजुर्ग किसी चीज़ के लिए मना करें तो ज़्यादा बहस नहीं करते। रोहित यही सोचता था कि इतना बड़ा सीक्रेट तो नहीं हो सकता। आस पास के लोगों से भी वो उस रोड के बारे में पूछता तो वो बस यही बोलते कि ये यूज़ में नहीं है और इस रोड पर ना रात में कभी कोई नहीं जाता। उसने बचपन में भी ये चीज़ देखी थी कि रात में कभी भी कोई कुत्ता बिल्ली तक भी उस रोड के ऊपर उसको भटकता हुआ नजर नहीं आता था। दिन में तो फिर भी इक्का दुक्का लोग वहां से गुजर गए तो गुजर गए। 27 सितंबर 2020 को रोहित का बर्थडे था और ये बर्थडे था उसका 24वां। तो उसके दादाजी ने उससे पूछा कि बेटा तुझे क्या चाहिए, तो उसने बस एक ही बात बोली कि मुझे उस रोड का राज जानना है। आखिर क्या राज है, क्या रहस्य है उस रोड का जो आप मुझे बताना नहीं चाहते। क्या हो जाता है आपको जब भी हम उस रोड के पास से गुजरते हैं? आपकी आंखें एकदम से बड़ी कैसे हो जाती है, घबराहट क्यों आ जाती है आपके चेहरे के ऊपर? मैंने तो ये तक भी देखा है कि सर्दी में भी आपके पसीने छूट जाते हैं। उन्होंने बस एक ही बात रोहित को बोली, बेटा जहाँ तक मैं तुझे जानता हूँ, जितना मैं तुझे समझता हूँ, तू इन सब बातों में यकीन नहीं करेगा और इसीलिए मैं तुझे बताना नहीं चाहता। रोहित ने बहुत इधर नानुकुर करी और फाइनली इधर दादाजी को बताना ही पड़ गया। उन्होंने कहा, बेटा किस्सा जो है ना ये काफ़ी पुराना है। ये किस्सा आज से करीबन करीब 60 साल यानी कि 1960 का है। 1960 के वक्त में मेरी उम्र भी लगभग तेरे बराबर ही थी और उस वक्त पर भी मैं इधर ट्रक वगैरह ही चलाया करता था और उस वक्त पे हम दिल्ली नहीं रहते थे, हम लोग पंजाब रहा करते थे। मुझे दिल्ली से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन दिल्ली में मैं अक्सर यहाँ पे ट्रक लेकर के आया करता था। तब भी हमको एक बात बोली गई थी कि ये जो रोड है ना, यहाँ से मत गुजरना क्योंकि कुछ ऐसी अनजान शक्तियों का वास है इस रोड के ऊपर जिसको आप समझ नहीं सकते। वो आपके साथ क्या करेंगी आपको पता नहीं। कई बार लोगों के लापता होने की खबरें आती थी। लोग ये बोलते थे कि हमने कई लोगों को इस रास्ते पर से गुजरते हुए देखा है और उसके बाद से उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। लापता के पोस्टर्स हर जगह छप जाते थे, लेकिन एक बार जो शख्स यहाँ से गायब हुआ वो कभी किसी को नहीं मिला। कहने वालों का तो ये तक भी मानना है कि जो यहाँ से गायब हुआ उसकी आत्मा सदा के लिए भटकती रहती है, वो कभी मुक्त नहीं हो पाता और उन्हीं की आत्माओं का वास इस रोड पर है। ये कहानी मुझे पता थी, लेकिन मैं इन सब बातों में मानता नहीं था। एक शख्स न जाने कहाँ से आया मेरी ज़िंदगी में, उसने मुझे एक बात बोली कि इस रोड के ऊपर एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था आज से करीब 15 साल पहले यानी कि 1945 में, और उसकी जो रूह है
वो यहाँ भटकती है और जो भी इंसान रात में अपने ट्रक, अपनी कार, अपनी बाइक से यहाँ से गुजरता है उसकी मौत निश्चित है। रोहित ने बस अभी इतनी ही कहानी सुनी थी, उसके चेहरे के ऊपर एक स्माइल आ गई, जैसा उसके दादाजी जानते ही थे कि वो इन सब बातों में मानेगा नहीं। कमाल की बात तो यह है कि इस कहानी को सुनने के बाद भी वो आज तक इस सच्चाई पे मानता नहीं है। उन्होंने ही बस यही बात बोली, देखा बेटा, मैंने तुझे अभी तक पूरा किस्सा बताया नहीं और तू इसको एक मजाक समझ रहा है, लेकिन मैं तुझे सच बता रहा हूँ। जो मैंने देखा था ना आज से 60 साल पहले, जो सारी बातें मेरे जहन में उस वक्त पे थी वो सब धुंधली हो चुकी है, लेकिन वो भयानक रात आज तक मुझे याद है। तू बस मेरी कसम खा कि तू कभी भी उस रोड पर नहीं जाएगा। रोहित ने इधर कसम सचमुच खाई और उनके खानदान में ये चीज़ मानी जाती है कि एक बार अगर किसी ने कोई कसम खा ली तो उसको वो तोड़ नहीं सकता। इसी के चलते वो आज तक उस रोड पर नहीं गया। दादाजी ने इधर आगे बात बताई, बेटा, रात के करीबन करीब 11:30 बज रहे होंगे और डेट इधर थी 11 जून 1960 की। मैं अपने ट्रक को लेकर के इसी रोड से गुजर रहा था जहाँ से हम लोग रोज़ जाते हैं, लेकिन उस रोड पर जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी। तब तक यहाँ पे कोई गेट वगैरह नहीं लगे थे। ये तो उस हादसे के बाद से हुआ है। वो हादसा जो था वो आखिरी हादसा था इस रोड के ऊपर। उसके बाद से कभी भी कोई शख्स यहाँ से गायब नहीं हुआ। उस रात को मैं चुपचाप जा रहा था अपने काम पर और न जाने क्या हुआ मेरे साथ में कि मैं रास्ता भटक गया। और जब मैं वापस मुड़ करके जाने लगा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं उस रास्ते पर तो नहीं हूँ जहाँ पर मुझे जाना चाहिए था। मैं लेकिन चुपचाप अपने ट्रक को चलाए जा रहा था। रोड एकदम खाली थी। मन में ख्याल तो आया मेरे कि कहीं ये वही रोड तो नहीं जिसका हर कोई यहाँ पे जिक्र करता है, लेकिन फिर भी दिल को दिलासा देने के लिए मैंने इधर मान लिया कि ऐसा कुछ नहीं है। कि इतने में मैंने देखा कि मेरे साथ में एक स्कूटर गुजर रहा है और स्कूटर के ऊपर कुछ 19-20 साल का लड़का होगा जिसकी ढंग से इधर दाढ़ी वगैरह भी नहीं आई थी। वो चुपचाप यहाँ पे गुजर रहा था और मैंने उससे दूर से पूछा, क्या तुम इस रास्ते से वाकिफ़ हो, ये पहाड़गंज की तरफ जाता है क्या? उस लड़के ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और शायद वो मेरी बात सुन नहीं पा रहा था। मैंने अपने ट्रक को आगे बढ़ाया और उसके बाद मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी दूर के बाद में जब मैंने अपने रेयर व्यू मिरर से देखा तो मैंने देखा कि उस लड़के ने अपना स्कूटर रोक दिया है और वो एक लड़की से बात कर रहा है। पता नहीं उस लड़की ने उससे क्या कहा था, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। ये बात उसने मुझे बाद में बताई थी। वो उस लड़की से यहाँ पे बात कर रहा था। मैंने ट्रक की स्पीड धीमी कर दी और वो लड़की जो थी उसके स्कूटर पे बैठ गई। वो लड़का चुपचाप अपना स्कूटर चला रहा था कि इतने में मैंने देखा कि उसके स्कूटर की स्पीड जो है वो धीरे धीरे करके तेज़ हो गई और वो बिल्कुल मेरे ट्रक की स्पीड से चलने लगा। मैं चिल्ला करके उस लड़के से बोलने लगा, तू क्या कर क्या रहा है, तू, तेरे को अंदाज़ा है तू कर क्या रहा है, तू, अरे तू तू स्कूटर रोक, पहले मेरी बात सुन। लेकिन उस लड़के ने इधर मेरी बात को अनसुना कर दिया। वो एक ऐसे आगोश में था, तुम लोग शायद हिप्नोटिज्म कहते हो ना बेटा, शायद वो हिप्नोटाइज्ड था, जिसके चलते वो मेरी बात सुन नहीं पा रहा था। मैंने फिर से उस लड़के को रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो लड़का रुका नहीं। मैंने अपने ट्रक को इधर और तेज़ करा ताकि मैं उस मंजर से दूर जा सकूं। कि थोड़ी देर के बाद में मैंने देखा कि उस लड़के ने अपने स्कूटर को रोक दिया और वो चुपचाप बिल्कुल सीध में कुछ देखे जा रहा था। जब मैंने अपने रियर व्यू मिरर से देखा ना, मेरे होश उड़ गए, क्योंकि जो मैंने देखा और जो अब तुम सुनने जा रहे हो ना, तुम्हें यकीन नहीं होगा। उस लड़के का कंधा जो था वो औरत चबा रही थी जो उसके पीछे बैठी थी। बहुत तेज तेज उसके यहाँ पे घुर्राने की आवाज़ आ रही थी और मुझे यही लग रहा था कि शायद ये कोई डायन या कोई चुड़ैल है। और जब मैंने उसकी टांगों की तरफ देखा तो उसकी टांगें मुड़ी हुई तो नहीं थी, लेकिन सचमुच उसकी टांगें थी ही नहीं। वो उसके कंधे को यहाँ पे चबाए जा रही थी। मैंने एक डंडा लिया, पता नहीं कहाँ से मेरे में इतनी हिम्मत आई, मैं उस ट्रक से नीचे उतरा, डंडा मैंने लिया और मैं भाग करके गया और उस लड़के के कंधे को पकड़ के मैंने जब झंझोड़ा तो मुझे दिखाई दिया कि वो लड़का होश में है ही नहीं। उसकी आंखें बिल्कुल फटी पड़ी थी और वो एकटक मुझे देखे जा रहा था, मानो कि वो जिंदा लाश हो। जब मैंने उस लड़के के बालों को पकड़ के खींचा और उसे होश में लाने की कोशिश करी तो देखा कि उसके शोल्डर पे से बहुत ज़्यादा खून बह चुका है। मैं उसे किसी तरीके से होश में लाने की कोशिश कर रहा था कि इतने में मुझे अंदाज़ा होता है कि किसी ने पीछे से मेरी गर्दन पकड़ी है और सीधा पकड़ के उसी ज़मीन पे दे करके मारी। रोहित को आज तक भी मालूम है कि उसके जो दादाजी हैं उनके सर के पीछे एक बहुत गहरी चोट का निशान है। वो बचपन से देखता हुआ आ रहा है। उसके बारे में भी वो पूछता था, वो कुछ बताते नहीं थे।
आज ये राज भी उसके सामने खुला था। किसी ने उनके सर को पकड़ के बहुत तेज ज़मीन पे इधर पटक के मारा। न जाने उसके बाद में उसके दादाजी के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उन्होंने उस लड़के का हाथ पकड़ा और पकड़ के वो बहुत तेज़ उसको भागने लगे और अचानक से उन्होंने देखा कि वो रोड खत्म हो। उस रोड के खत्म होने के साथ में ही उस लड़के के सामने मानो शीशे की दीवार टूट गई हो। उसका भ्रम एकदम से टूटा और वो दर्द से करहाने लगा। वो उसी वक्त बेहोश हो गया। रोहित के दादाजी ने यहाँ पे खूब मदद की गुहार लगाई, लेकिन उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उनके सर से भी काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका था और किसी तरीके से वो अपने ट्रक तक पहुंचे और ट्रक के अंदर वो भी बेहोश हो गए। अगले दिन जब वो उठे तो उन दोनों की आंखें जो थी वो इधर एक सरकारी अस्पताल में खुली। सरकारी अस्पताल में जाने के बाद में उस लड़के ने बस एक बात बोली कि मेरे कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई मेरे कंधे को यहाँ पे चबाने की कोशिश कर रहा है। रोहित के दादाजी ने उसको पूरी बात बताई और जब उसके कंधे को उन्होंने ध्यान से देखा तो उसके ऊपर दो पंजों के निशान थे जो डेफिनेटली किसी इंसान के नहीं थे। उन्होंने उसको पूरी बात बताई। तब जाकर उस लड़के ने मुझे कहा कि यहाँ पे मुझे एक औरत मिली थी जिसने मुझे ये कहा था कि मुझे आप आगे तक छोड़ दो। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मैं रास्ता भटक गई हूँ। मैंने सोचा कि इस लड़की को मदद की ज़रूरत है और इसीलिए मैंने उसको अपने स्कूटर पे बिठा लिया और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आप आखिर मुझे देखते हुए चिल्ला क्यों रहे थे। रोहित के दादाजी ने ये बात बोली कि मैंने देखा था कि तुम किसी से बात कर रहे थे, लेकिन वो लड़की जिससे तुम बात कर रहे थे वो मुझे दिखाई दी ही नहीं थी। इसीलिए वो ये बात बोल रहे थे कि तू किससे बात कर रहा है और तू ये क्या हरकत कर रहा है, क्योंकि उनको वो लड़की दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन जब वो उस लड़के का कंधा चबा रही थी तब उन्हें वो साफ साफ दिखाई दी थी और उसके बाद में उसने उनके ऊपर भी अटैक किया था। न जाने किस तरीके से वो बचकर बाहर निकले, ये तो आज तक भी एक राज है। रोहित के दादाजी ने आगे बताया कि मैं उस लड़के के कांटेक्ट में कुछ और दिनों तक रहा और कुछ 15 दिन के बाद में मुझे मालूम चला कि वो लड़का पागल होकर मर चुका है। हर वक्त वो लड़का चिल्लाता रहता था और अपने घर वालों से भी ये कहता था कि वो लड़की मुझे छोड़ेगी नहीं। वो अंधेरे में कभी ना कभी किसी से बात करता था, दीवार को देख करके इधर बातें किया करता था और जो उसका वो जख्म था वो 15 दिन के अंदर अंदर भी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। दिन पे दिन उसका जख्म जो था वो सड़ता चला गया और एक दिन उस लड़के ने आत्महत्या कर ली। उसने बस यही कहा, इन सब तकलीफ़ों से दूर होने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो ये कि मैं अपनी जान दे दूँ। वो लड़का मर गया और ये सारी चीज़ें जो थी ये मैंने होते हुए देखी थी। पता नहीं मेरे साथ में ये सब कुछ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उस रोड पर मैं भी उस वक्त पे मौजूद था। सिर्फ हम दो ही थे वहाँ पर, लेकिन आज तक भी मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि 60 साल के बाद में भी उस लड़के का चेहरा मुझे आज भी बिल्कुल वैसे याद है जैसे 60 साल पहले याद था। कभी कभार वो मरने के बाद में मेरे सपने में आया भी है और उसने मुझे डराने की कोशिश भी करी, लेकिन ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर हावी नहीं हो पाई। वो लड़का सचमुच इधर मेंटली अनस्टेबल होके मरा था या पोजेस्ड होके, इसका तो मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन उस रोड पर उस इंसिडेंट के बाद से ये सारी चीज़ें हमेशा के लिए थम गई। जब मैंने ज़्यादा इसके बारे में पता किया तो मालूम चला कि इससे पहले 17 मौतें और उधर हो चुकी थी और इसी के चलते उस रोड के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर यहाँ पर लोहे के गेट लगा दिए गए। कई तंत्रों मंत्रों से भी उस रोड को बांधा गया और कई लोगों ने यह भी कहा कि आज तक भी वो रोड इन तंत्रों मंत्रों से बंधी हुई है। और किसी ने यहाँ पे किसी को एक बात बताई थी, अगर इस रोड पर उस आत्मा को शांत रखना है तो यहाँ पर किसी जानवर की बलि हमें देनी होगी। तो हर अमावस्या की रात को यहाँ पर किसी एक पालतू जानवर की बलि दी जाती है। इसीलिए मैं तुझे कभी इन सब चीज़ों के बारे में बताना नहीं चाहता था, क्योंकि तू शायद इन सब चीज़ों में माने नहीं। रोहित, जो अब तक बिल्कुल मजाक के मूड में था, वो बिल्कुल सीरियस हो गया और उसने एक बात बोली कि आज जब मैं उस रोड के पास से गुजर रहा था तो मुझे सचमुच एक औरत दिखाई तो दी थी। अब वो औरत वही थी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं या कोई और, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझसे कोई मदद नहीं मांग रही थी। ये इंसिडेंट रोहित के साथ में हुआ था। रोहित ने बस अपने दादाजी को एक बात बोली कि मैं कभी भी उस रोड पर नहीं जाऊंगा। वो आज भी इस चीज़ को एक मजाक समझता है। उसको लगता है कि उसके दादाजी जो हैं इन सब चीज़ों को बहुत बड़ा चढ़ा करके बोल रहे हैं, क्योंकि उसका दिमाग इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि कोई आत्मा यहाँ पे किसी का यहाँ पे कंधा चबाने की कोशिश भी कर सकती है। उसको लगता है कि ये सब कुछ जो है ये एक फिल्मी या फिर एक बनावटी कहानी है और इस पे उसको यकीन नहीं करना चाहिए। इन सब इंसिडेंट के ठीक 2 महीने के बाद में रोहित के दादाजी की कोरोना की वजह से ही डेथ हो जाती है कि 13वीं वगैरह सब कुछ हो गई। और एक रात को रोहित को सचमुच अपने दादाजी उसी रोड पे खड़े हुए दिखाई देते हैं। उनके साथ में एक शख्स भी था, कुछ 19-20 साल का ही लड़का, जिसका जिसका शायद से वो जिक्र इधर किया करते थे। वो दोनों उनको उस रोड पे खड़े हुए दिखाई दिए थे। वो कुछ नहीं बोल रहे थे,
लेकिन हाँ, ये सपना उसको सचमुच आया था। अब ये ज़्यादा उसके सोचने की वजह से हुआ था, क्योंकि जब उसके दादाजी की डेथ हुई थी तो वो लगातार इसी बारे में सोचे जा रहा था। तो वो यही मानता है कि ये उसकी सोच का ही नतीजा है। लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक सवाल उसके आज भी है कि सचमुच अगर वो रोड हॉन्टेड हुई तो, और अगर ये कहानी बनावटी नहीं हुई तो, ये जो तो है ना, इसका जवाब उसके पास में नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मन को इधर तसल्ली देने के लिए वो यही मानता है कि ये सब कुछ सचमुच नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ इंसान के मन का वहम। अब जैसे कहते हैं ना, मानो तो भाई सब कुछ है और ना मानो तो कुछ भी नहीं। आपको क्या लगता है, क्या रोहित के दादाजी इधर सच बोल रहे थे या ये उनकी एक बनावटी कहानी थी? क्योंकि रोहित ने भी इधर दो चीज़ें एक्सपीरियंस तो करी हैं। एक बार तो उसने उस औरत को देखा है, वो वही औरत थी या नहीं ये नहीं पता, और अपने दादाजी के मरने के बाद में वो सपना, ये दोनों चीज़ें उसके साथ हुई हैं। तो आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि रोहित इधर सही है या गलत? जो भी आपकी राय हो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको, और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अब जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।